हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक। चैप्टर नंबर 3 है हमारा वैसे, मनी एंड क्रेडिट। और क्लास 10th की इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक है सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के कितने सोर्सेस होते हैं, और जैसे नॉर्मली क्रेडिट के दो सोर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। इन दोनों को समझिए, बिल्कुल आपके माइंड में इसके बारे में क्रिस्टल एंड क्लियर नॉलेज हो जाएगी। आज के बाद तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिलहाल इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको डेवलप कराऊंगा कि पहली बात तो आप समझो क्रेडिट का मतलब क्या है। क्रेडिट का मतलब है लोन लेना एक प्रकार से, या कोई लोन देना या लोन लेना। ये जो लोन से संबंधित वर्ड है ना, अब लोन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लोन देना लेना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। अच्छा देखो, क्रेडिट की सिचुएशन समझो कैसे, मतलब क्रेडिट कब लेते हैं, क्या सिचुएशन पड़ती है क्रेडिट लेने की। सपोज मान लो किसी व्यक्ति को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, सपोज किसी व्यक्ति को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। ये मान लो मिस्टर राम कुमार है, ये है हमारे राम कुमार, या राम कुमार है, मिस्टर राम कुमार शर्मा जी, राम कुमार शर्मा। ठीक है, इनको क्या है, इनको अपनी एक कंपनी चलानी है, और कंपनी चलाने के लिए चाहिए इनको 50 लाख रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 50 लाख रुपए की जरूरत है। इनके पास मान लो 10 लाख रुपए है, इनके पास 10 लाख रुपए कैश में है। अब इनको 40 लाख की नीड है। कितने की नीड है? 40 लाख रुपए की नीड है। तो 40 लाख रुपए इनको कहाँ से आएंगे बताओ? तो इनके पास दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो। एक तो इनके शहर में पास में एक बैंक है जिसका नाम है SBI बैंक। कौन सी बैंक है? SBI बैंक है। और एक मान लो इनको पता है, इनके गांव में, इनके सिटी में जहां भी ये रहते हैं, वहाँ एक सेठ जी हैं, बड़े मतलब सेठ साहूकार हैं, जिनको हम बोल सकते हैं मनी लेंडर हैं, जो मतलब ब्याज पे पैसा देते हैं। और इनका नाम है रामू। कौन है? रामू। ठीक है, तो दो सोर्स हैं। रामकुमार भाई साहब को चाहिए कितने? 40 लाख रुपए चाहिए। 40 लाख रुपए लेने के लिए ये या तो जा सकते हैं बैंक के पास, या फिर जा सकते हैं ये मनी लेंडर के पास जा सकते हैं। दो रास्ते हैं। तो पहली बात तो लोन की जरूरत समझ में आई। जब हमें कोई काम करना होता है तो हमें लोन की जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति को लोन की जरूरत पड़ती है, चाहे वो किसान हो, छोटा आदमी हो। किसान को लोन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? खेती के लिए उसको बीज लाना है, फर्टिलाइजर्स लाने हैं, सीड्स लाने, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स लाने, खेती के औजार लाने, या फिर मशीनरी खरीदनी है, जमीन खरीदनी है, पुराना लोन चुकाना है, या फिर मान लो बेटी बेटे की शादी करनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है लोन की, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट है। तो या तो वो जाएगा बैंक के पास, या जाएगा किसी मनी लेंडर के पास। तो ये दो सोर्सेस हैं बैंक से लोन लेने के, या फिर मनी लेंडर से लोन लेने के। दो तरीके हैं अगर लोन लेना है। ठीक है, लोन की ज़रूरत इंडस्ट्रियलिस्ट को भी पड़ती है। जो व्यापारी लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जिनकी कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, उनको भी लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली चीज़ तो हमने समझी लोन। ठीक है, लोन क्या है? अब इसी लोन को ही क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिट बोलते हैं। तो क्रेडिट लोन लेने के दो सोर्स हैं। एक तो है फॉर्मल। फॉर्मल का एक और नाम है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। कैसे सोर्सेस हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। और दूसरा है इनफॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल। कौन से हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखो अंतर समझाता हूँ। अगर राम कुमार शर्मा जी जो हैं, राम कुमार शर्मा जी रामू के पास जाते हैं, तो आपको पता है जो मनी लेंडर होते हैं, आपने देखा हो गांव में, शहरों में, ये जो ब्याज होती है, ध्यान रखना मैं ब्याज एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ब्याज को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है। और यही अगर राम कुमार भाई साहब बैंक में चले आते हैं, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज जो है वो क्या होगी? इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगी। अब आदमी सिचुएशन के हिसाब से लोन लेता है। ठीक है, कई बार मान लो इमरजेंसी में तुरंत लोन चाहिए, तो तुरंत अब आप बैंक के पास जाएंगे, भाई तुरंत हमें लोन दे दो, तो वो बैंक तो तुरंत देगी नहीं, क्योंकि भाई उनका एक प्रोसीजर रहता है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी फॉलो करनी पड़ती है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो जमा कराने पड़ते हैं। अगर राम कुमार भाई साहब रामू के पास जाएंगे और ये इनको बाई फेस जानते हैं और इनके बारे में पता है इनकी साख कैसी है, तो इनको हो सकता है इमीडिएटली लोन दे दें। तो दोनों में अंतर है, अंतर समझते हैं। तो पहली बात तो समझ में आया, क्रेडिट किसे कहते हैं? जब मतलब किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है पैसे की, एक्स्ट्रा पैसे की नीड पड़ती है, तो एक्स्ट्रा पैसे की नीड को अगर उसके पास नहीं है तो बाहर से कहीं से उसको लाएगा। अब किस जगह से ला रहा है वही उस सोर्स का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम पर, या फिर मान लो कोई काम करने के लिए, ये या फिर मान लो अपनी इनकम से ज़्यादा अगर कोई काम करना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। बैंक भी क्रेडिट देती है, आम आदमी भी क्रेडिट दे सकता है, अपने मित्र भी क्रेडिट दे सकते हैं, रिलेटिव्स भी क्रेडिट दे सकते हैं। अब हर
व्यक्ति की टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। बैंक के टर्म्स अलग मिलेंगे, आम आदमी के टर्म्स अलग मिलेंगे। मतलब शर्तें, क्रेडिट देने के लिए जो शर्तें होती हैं कि ब्याज की रेट कब होगी, कितने समय तक कितनी ब्याज लगेगी, कब लौटाना है, ये उसकी हो जाएगी टर्म्स। ये कोलेटरल चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, फॉर्मल सोर्सेस होते हैं, तो ध्यान रखना क्रेडिट के दो सोर्स हैं, एक तो है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्या है, जो लोन पे लोन लिया जा रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट बोल रहे हैं। तो आप एग्जाम्पल पूछ रहे कि फॉर्मल सोर्सेस का एग्जाम्पल दो, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, इन दोनों का एग्जांपल देना। फॉर्मल सोर्स भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, सेक्टर की जगह पे आप फॉर्मल सोर्सेस भी बोल सकते हो, सेक्टर की जगह पे आप क्या बोल सकते हो, सोर्सेस भी बोल सकते हो। तो फॉर्मल सोर्सेस का एग्जांपल है बैंक और कोऑपरेटिव। आप बैंक में चले आओ, बैंक से आपको जो लोन मिलेगा, बैंक किस में आएगी, फॉर्मल सेक्टर में आएगी। कोऑपरेटिव जो समिति होती हैं, छोटी छोटी समिति होती हैं, वो भी किस में आती हैं, फॉर्मल सेक्टर में ही आती हैं। ध्यान रखना, ये जो होती है फॉर्मल सेक्टर, इसको सुपरवाइज और कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई क्या है बेटा, आरबीआई है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको हम भारत की सेंट्रल बैंक बोलते हैं। कौन सी बैंक बोलते हैं, सेंट्रल बैंक बोलते हैं। यही जो बैंक है, यही करती है हमारी प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। भारत में करेंसी का प्रिंटिंग कौन करता है, आरबीआई करती है। यही आरबीआई बाकी बैंकों को कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है। तो जो फॉर्मल सोर्सेस है, फॉर्मल सेक्टर जो है, उसको सुपरवाइज करने का काम, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और भारत में जो नोट इश्यू करते हैं वो भी कौन इश्यू करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारी सेंट्रल बैंक है। अगर कोई पूछ ले तो सेंट्रल बैंक क्या है इंडिया की, तो आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मल सोर्सेस को सुपरवाइज करती है। इंटरेस्ट रेट, अब देखो फॉर्मल सोर्सेस से अगर आप लोन लेने जाओगे, इंटरेस्ट क्रेडिट लेने जाओगे, बैंक के पास अगर जाओगे, तो बैंक के पास जो ब्याज की जो रेट होती है, अब देखो इंटरेस्ट आपने मैथ में पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा सा और इंट दे देता हूँ। इंटरेस्ट आपने मैथ में पढ़ी होगी, एक तो होती है बेटा सिंपल इंटरेस्ट। कैसी होती है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसका फॉर्मूला आपने सुना होगा PRT/100। एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगती है। तो ये इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होगी तो चुकाना ज़्यादा पड़ेगा पैसा, सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट रेट कम है तो कम पैसा चुकाना पड़ता है, समझ गए। तो अगर मान लो मुझे लोन की ज़रूरत है तो मैं वहाँ से लोन लूँगा जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है, क्योंकि मुझे चुकाना कम पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो फॉर्मल सेक्टर जो है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होती है, बहुत रीजनेबल, बहुत मतलब जितनी है उतना मतलब काम चल जाए, इससे इनका भी काम चल जाए और आपका भी काम चल जाए। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। साथ ही साथ में ये जो सेक्टर है फॉर्मल सेक्टर, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ट्रेडर्स इनको ही लोन देते हैं, ये आम आदमी को भी लोन देते हैं, आम से आम को भी देते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं, इन पे यहाँ पे इनकी एक कंडीशन लगा रखी है सरकार ने कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही लोन दो। अगर आपको मतलब आपको गांव में भी लोन देना पड़ेगा, गांव के लोगों को भी लोन देना पड़ेगा, गरीब लोगों को भी लोन देना पड़ेगा, हैं लैंडलेस हैं उनको भी लोन देना पड़ेगा। तो छोटे छोटे बोरोवर्स हैं, छोटे छोटे कल्टीवेटर्स हैं, पुअर्स हैं, ठीक है, उनको भी ये लोन प्रोवाइड कराता है। कौन सा सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर। तो ये प्रॉफिट मेकिंग तो करते ही करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग के अलावा ये मतलब थोड़ा सा सोशल वेलफेयर भी करते हैं, वहाँ पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, अब खास बात यहाँ पर अगर आपको लोन चाहिए बेटा, फॉर्मल सेक्टर में अगर आपको लोन चाहिए तो ऐसा नहीं है बैंक के पास गए कि सर जी लाओ हमें 5 लाख रुपये दे दो, 5 लाख की जरूरत है। तो बैंक वाले कहेंगे भाई साहब कहाँ हो, कहाँ से आए हो, पहले कुछ प्रूफ तो दिखाओ। आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, इनकम टैक्स का जो पैन कार्ड नंबर रहता है वो दिखाना पड़ता है, और साथ के साथ में आपके ज़मीन के कागजात। ध्यान रखना, आप लोन लेने के लिए बदले में कुछ रख के आओगे ना बैंक के पास कि देखो भाई अगर मैं लोन ना दूं तो आप इस चीज़ को आप रख लेना। ऐसे थोड़ी कोई लोन फ्री में दे देगा या मतलब बिना सिक्योरिटी के दे देगा। आज की डेट में तो भाई साहब सतर्क हो चुके हैं। तो बैंक में जब हम लोन लेने जाते हैं तो अपने खेत के या घर के कागज जो होते हैं, डॉक्यूमेंट जो होते हैं, उनको सबमिट कराते हैं। तो लोन के बदले में जो हम सिक्योरिटी जमा करा रहे हैं, ध्यान देना, लोन लेने के बदले में जो सिक्योरिटी जमा करा रहे हैं वही सिक्योरिटी क्या कहलाती है, कोलेटरल कहलाती है, कोलेटरल, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल राम कुमार भाई साहब को 40 लाख रुपए चाहिए, किससे, रामू से। अब रामू इसको ऐसे थोड़ी गए और 40 लाख रुपए दे दे, नहीं, राम कुमार को कुछ ना कुछ इनको जमा कराना पड़ेगा, ताकि अगर बाई चांस फ्यूचर में राम कुमार पैसा ना दे तो वो उस चीज़ को अपने कब्जे में ले ले। फॉर एग्जाम्पल राम कुमार भाई साहब जब इनके पास गए तो उन्होंने सोना जमा करा दिया और सोने की कीमत है 60 लाख।
कितनी कीमत है? 60 लाख का सोना जमा करा दिया। अगर मान लो फ्यूचर में रामू को पैसा नहीं भी लौटा पाते हैं तो रामू क्या करेगा? उस सोने को जब्त कर लेगा। तो वो जो सोना है उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? कोलेटरल। कोलेटरल में कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, घर के कागज हो सकते हैं, आपकी असेट हो सकती है, संपत्ति हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हो तो आपको जरूरत पड़ती है कोलेटरल की। कोलेटरल क्या है, समझ में आया ना? वेरी गुड। साथ के साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है। अब जब बैंक से लोन लेने जाओगे तो फॉर्म देंगे, फॉर्म साइन करवाना पड़ेगा, कई तरह के डॉक्यूमेंट रहते हैं, कई जगह से क्लियरेंस लेना पड़ता है, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, और इसमें टाइम लग जाता है क्योंकि फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो लोन लेने में आप एक बार अप्लाई करो तो कई दिन लग जाते हैं, कई दिन बाद लोन जाके मिलता है। प्लस अगर मान लो 2-4 साल बाद अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो आपका ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते। एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण नहीं करते हैं। अगर भाई साहब मान लो राम कुमार गए रामू के पास और रामू ने इनको लोन दे दिया और राम कुमार 2-4 साल बाद चुका नहीं पा रहे हैं, तो ये रामू चाहे तो इनके घर में जो चीज़ रखी है, अगर मान लो सोना नहीं दिया है, इनके घर में जो चीज़ रखी है उन चीज़ों को उठा के ले जा सकता है, 4 लोगों को लेके आ सकता है, घर पे कब्जा कर सकता है, इनके घर में से भैंस या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर कार वार जो खड़ी है उसको ले जा सकता है। तो ये जो ज्यादती होती है, अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं, ये कहाँ देखने को मिलती है? इनफॉर्मल सेक्टर में। बैंक आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, बैंक वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई लोन नहीं चुका है, लाओ तुम्हारी भैंसन ने खोल के ले जा रहे हैं, पैसों को खोल के नहीं ले जाएंगे ये वाले। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। तो ये रहे फॉर्मल सेक्टर के मेन पॉइंट। अब देखते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। किसका इनफॉर्मल सेक्टर? क्रेडिट का। कि अब देखो फॉर्मल में तो आपको पता है सिस्टमेटिक काम है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट की नज़र में आपका पूरा लेखा जोखा रहता है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? जिसका कोई सरकार से ना आरबीआई से कोई लेन देन ही नहीं है, अलग ही चल रहा है ये सिस्टम। ठीक है, तो देखो इनफॉर्मल सेक्टर जो है इसका एग्जाम्पल देखें तो एक तो इसमें आते हैं मनी लेंडर, जो मतलब ब्याज पे पैसा देते हैं, लैंडलॉर्ड्स आते हैं, बड़े बड़े जो जमीन के मतलब मालिक होते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, व्यापारी आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स। इनसे हम जो लोन लेते हैं वो लोन कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। किस कैटेगरी में आ जाएगा? इनफॉर्मल सेक्टर। इनको सुपरवाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जबकि इस सेक्टर में कितना लोन दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, कब दिया गया, कब लौटाया जाएगा, इस सारी की सारी सुपरविजन कौन कंट्रोल करता है? यहाँ पे आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सब कुछ हिसाब किताब रहता है इन पर। ठीक है, आरबीआई बैंकों पे कंट्रोल भी करके रहती है, इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। रामू को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है कि रामू कितनी ब्याज लेगा, कितने परसेंट पे लेगा, क्या कोलेटरल जमा कराएगा, इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। रामू अपनी मर्जी का मालिक है। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन प्रोवाइड कराते हैं उनको सुपरवाइज करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। साथ के साथ में यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स नहीं रहती। ये लोग जो हैं अपने मन में आएगा जितनी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। इनकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सुना होगा आपने गांव में 3 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से, मतलब हर 100 रुपये पे 2 रुपये देने। इनकी इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहती है। अगर मैं ईयरली बताऊं, ईयरली इनकी इंटरेस्ट रेट मान लो चल रही है 10%, 12% ईयरली, इनकी चलती है 50%, 60%। ठीक है, 30% इंटरेस्ट रेट इनकी चलती है। यहाँ पे 10-12% है, यहाँ 50-60% इंटरेस्ट रेट है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं कौन? इनफॉर्मल सेक्टर वाले। इसलिए अगर इनके चक्कर में फंस गए तो मामला गड़बड़ हो सकता है, आदमी डेट ट्रैप में फंस सकता है। बार बार लोन ले तो मान लो एक बार मैंने लोन ले लिया, इन्होंने इनसे नहीं चुका, फिर दोबारा लोन ले लिया, फिर नहीं चुका, तीसरी बार लोन ले लिया, फंस जाएगा डेट ट्रैप में। जो लोन के कर्जे में जब व्यक्ति फंस जाता है, बार बार कर्जा लेता रहता है, तो वो आदमी किस में फंस जाता है? डेट ट्रैप में। सिचुएशन को डेट ट्रैप कहते हैं। हो सकता है जब डेट ट्रैप में फंस जाता है आदमी तो अपनी संपत्ति उसको बेचनी पड़ जाती है। खैर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या रहती है? फिक्स नहीं रहती, चेंज होती रहती है। साथ के साथ में ये लोग जनरली छोटे छोटे कल्टीवेटर्स को लोन ज़्यादा देते हैं। छोटे छोटे कल्टीवेटर मतलब छोटे छोटे किसानों को लोन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनसे प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखना। वो एक और बड़ी बात करूँ मैं, हमारे देश में जनरली ज़्यादातर पॉपुलेशन तो गाँव में रहती है और कुछ लोग रहते हैं आपके शहरों में। लगभग अगर मैं डेटा के साथ बात करूं तो लगभग 70% पॉपुलेशन आपकी गांव में रहती है और 30% पॉपुलेशन आपकी शहरों में रहती है। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, वो लोन इनसे नहीं लेते, वो लोन लेते हैं इनसे। समझदार है भाई, पढ़े लिखे लोग जो हैं जनरली, अब जरूरी नहीं है, जनरली बता रहा हूँ आम भाषा में, यहाँ से लोन लेते हैं। पता है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है। जो बेचारे गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस हैं, वो इनके चक्कर में पड़ जाते हैं और ये इनका शोषण करते हैं, बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। ठीक है, बहुत बुरी हालत कर देते हैं। यहाँ पे जमीन बिक जाती है, घर का घर बिक जाता है, मजदूर बना लेते हैं इनको। तो यहाँ पे ये किसको ज़्यादा लोन देते हैं? गरीबों को। और जितने भी गरीब है, ध्यान रखना, ज़्यादातर जो गरीब है, गरीब से गरीब, वो लोन यहीं से लेते हैं।
क्यों? जमीन नहीं है, यहाँ नहीं जा सकते, पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ नहीं जा सकते, तो इनको तो सीधे यही दिखाई देते हैं, इनसे लेते हैं लोन ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो अब चलो ठीक है, अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब गलत प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, धमकाएंगे, घर से सामान उठा के ले जाएंगे अगर आपने लोन नहीं रीपे किया तो। साथ के साथ में इन पर गवर्नमेंट और आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता है और ना ही आरबीआई के साथ ये रजिस्टर्ड होते हैं। इनका मेन पर्पज जो होता है वो होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाना। इनको सामने वाले की कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे ध्यान देते हैं। कौन? इनफॉर्मल सेक्टर वाले। साथ के साथ में अगर आप लगातार लोन लेते रहो, बुक में ऐसे कई एग्जांपल दे रखे हैं। एक बार मान लो मैं किसान हूँ सपोज मैंने लोन लिया किसी मनी लेंडर से और मेरी फसल बर्बाद होगी तो दूसरी साल में लोन को नहीं चुका पाऊंगा, फिर दोबारा मैं लोन लेके आ गया, पहले भी लोन था और लोन ले लिया, ज़्यादा का ले लिया, दूसरी साल नहीं चुका पाया, फिर तीसरी बार लोन लूंगा तो वो क्या कहेगा, बेटा अगर तीसरी बार तुमने पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारी ज़मीन छीन ली जाएगी। तो तीसरी बार फिर लोन ले लिया, तीसरी बार मान लो फिर नहीं चुका पाया तो मेरी ज़मीन मुझे बेचनी पड़ेगी बहुत सारी। तो इंडिया में ऐसी हालत है बहुत सारे गरीबों के बेचारों की, लोन पे लोन लेते जाते हैं, लोन पे लोन लेते जाते हैं, जब चुकता नहीं है तो अपनी ज़मीन बेच देते हैं। किस में फंस जाते हैं वो? डेट ट्रैप, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। डेट का मतलब कर्ज, ट्रैप मतलब फंसना, ठीक है। तो अगर लगातार आप लोन लेते रहोगे और फेल होते रहोगे तो संभावना है डेट ट्रैप में फंस जाओ। पर इसका एक फ़ायदा है, यहाँ पर अगर लोन लेना है फटाक से लोन मिल जाता है, जाओ पैसे मतलब पता रहता है, जो भी लोग जिस एरिया में रह रहे हैं उनको पता है कि मुझे लोन कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे जो टाइम है बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। तो अगर आपको लोन चाहिए तो लोन के आपके पास दो सोर्सेस हैं, दो सेक्टर हैं, या तो आप जाओगे फॉर्मल सेक्टर में या जाओगे इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल मतलब सिस्टमेटिक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करती है, आरबीआई इनको रेगुलेट करती है, इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। ये बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और बट इसमें फ़ायदा ये है कि जल्दी मिल जाता है। ये टाइम ज़्यादा लगता है, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कोलेटरल भी चाहिए, कोलेटरल यहाँ भी चाहिए। आज की डेट में ये भी कोलेटरल मांगते हैं। कोलेटरल मतलब वही सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ें रखी जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेटरल। तो ये हुए हमारे दो सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, या फिर क्वेश्चन बन सकता है राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, या फॉर्मल सोर्सेस और इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर ये हमारा ये टॉपिक है, क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी ऐसे ही जो टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स के, मैं उनको धीरे धीरे करके लेके आऊँगा। पूरा चैप्टर अगर नहीं कराऊंगा तो डेफिनेटली फिलहाल के लिए तो ऐसे में कई सारे टॉपिक आपको कराऊंगा। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।